Hello students, welcome to all of you on this beautiful platform. Today we discuss all about electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, कैसे फ्लो करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और ये कौन कौन से इफेक्ट शो करती है, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत कुछ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज की स्टडी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम थोड़ा सा इसके देख लेते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी समझने में आसानी हो। तो चार्जेस की स्टडी करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमारा बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो किस चीज की बनी हुई है? वो बहुत छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की बनी हुई है। एटॉमिक और एटम्स का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। एटम्स के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स, इट्स अ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे तो आप जानते ही हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। जो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम न्यूट्रल इसी वजह से होता है क्योंकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के उतने ही प्रोटॉन्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो गए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस के होते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं एक दूसरे से ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। और आप जानते हैं कि नेचर में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए ये इनको तोड़ने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं हो सकते, है ना। तो जब ये ब्रेक नहीं होंगे तो प्रोटॉन्स तो बाहर आ नहीं सकते, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन न्यूक्लियॉन्स के चारों तरफ। जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये अपनी पोजीशन में रोटेट कर रहे होते हैं। अब ये चार्जेस होते हैं, जैसे ही इनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो अपने ऑर्बिट से शिफ्ट करके निकल जाते हैं और वो बाहर घूमने लगते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही करंट बनता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन जब शिफ्ट करते हैं एक से, क्योंकि बहुत सारे एटम्स से क्लस्टर होके कोई भी सब्सटेंस बनता है ना। तो जब ये बहुत सारे एटम्स होते हैं तब जाके एक बहुत बड़ा सब्सटेंस बनता है और ये इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में से इनके जो ऑर्बिट होते हैं इनसे ये निकल निकल के घूमते रहते हैं। तो इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बेसिकली यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये चार्ज जो होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स वाले जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं। तो जब सेम चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ देखो ये कोई एक चार्ज है, कोई बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक कोई बॉडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिंग नेचर है एक दूसरे का, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली है और दूसरी बॉडी भी पॉजिटिवली है तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये इसको इधर पुश करेगा और ये इधर पुश करेगा, है ना। तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल ही करने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि सेम नेचर के हैं। तो जब भी सेम नेचर होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट नेचर होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। और इसको जैसे देखो,
इनकी एक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से इनको रखा गया है यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कूलाम। कूलाम में इनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप लिक्विड को कैलकुलेट करते हो, जैसे दूध लेने जाते हो तो वो लीटर में कैलकुलेट करते हो, है ना। और अगर मास है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो आप केजी में कैलकुलेट करते हो। वैसे ही इन चार्जेस को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है कूलाम। कूलाम में करते हैं, ठीक है। वैसे कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हम देखने वाले हैं थोड़ा सा। अब इससे पहले हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरीके की होती है, कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं जब स्टडी कर रहे हो हम चार्जेस की, कब? जब रेस्ट में हो, जब चार्ज रुका हुआ अपनी पोजीशन पे, तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक, मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कब बोलते हैं? जब चार्ज मूव कर रहा हो तब हम स्टडी करेंगे उसकी, तो उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपने ये शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कॉम्ब लिया आपने और आपने हेयर पे जैसे ही आप करते हो, हेयर कॉम्ब करते हो, तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं। वो एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था ना कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कभी मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर होते हैं, वो इजिली निकल जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होंगे उनको निकलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, जितने ये नजदीक वाले हैं, ये पास वाले जितने न्यूक्लियस के होंगे उन पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। जितने पीछे दूर वाले होंगे, जैसे ये पीछे वाले हैं, ये वाले, ये जो है वो बाहर है, उन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इनके। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ज्यादा आसान होता है, तो वो घूमते रहते हैं। इनको जरा सी भी, थोड़ी सी बहुत भी एनर्जी मिलेगी तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, है ना। तो यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। तो यहां पर भी बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम कॉम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से? आपके बालों से, क्योंकि आपके बाल भी न्यूट्रल है, कॉम भी न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है। जैसे सपोज करो मैं थोड़ा सा आपको छू देता हूँ, ये हेयर है ना। तो आप जैसे कॉम करेंगे तो कॉम अभी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, ओवरऑल चार्ज इक्वल इक्वल है। लेकिन क्या हुआ, आपके बाल से कुछ चार्जेस, यहाँ से कुछ चार्जेस चले गए, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर गए किस पे? कॉम के ऊपर। कॉम के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन गए। अब जितने चार्जेस पहले थे पॉजिटिव, उतने ही नेगेटिव थे, अब नेगेटिव चले गए सपोज करो, तो क्या हुआ? अब पॉजिटिव ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए इन पे चार्जेस कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल थे, है ना। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल थे, अब नेगेटिव ज्यादा आ गए, तो किसका क्वांटिटी ज्यादा हो गई? नेगेटिव की ना। तो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव चार्ज कॉम पर आ गया, है ना। नहीं आया समझ में? देखो एक बार फिर देखो, सपोज करो ये कोई एटम है, इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 ही नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल हुआ ना। ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर भी हम मान लेते हैं 20 पॉजिटिव है और 20 नेगेटिव है। प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जब इन दोनों को पास लेके आए, रब किया, और सपोज करो इसके जो नेगेटिव थे, मान लेते हैं कि 5 नेगेटिव चार्ज यहां से मूव कर गए इसके पास, -5। तो इसके पास ओवरऑल नेगेटिव कितना हुआ? -25। और प्लस कितना हुआ? +20। तो ओवरऑल चार्ज कौन सा ज्यादा है? नेगेटिव ना। कितना ज्यादा है? -5। इसके पास जो चार्ज आएगा वो -5 आएगा। यहां पर क्या हुआ? 10 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव चले गए, तो 10 में से 5 गए तो 5, मतलब 5 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा इसके पास? +5। क्योंकि +5 इसलिए क्योंकि +5 ज्यादा है इससे, जो जितनी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये आप
ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से कर सकते हैं। कुछ पीसेस ऑफ पेपर लीजिए और कॉम करने के बाद उसको पीसेस को आप पास लेके आएंगे पेपर को, तो आप देखेंगे उस पीसेस पे को अट्रैक्ट करने लगा ये कॉम। क्यों अट्रैक्ट करने लगा? क्योंकि आपने इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दे दिए थे कॉम करने के बाद, तो इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इसी की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, बट इन नेगेटिव केस से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस वजह से अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये चार्जेस कौन सी कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में है। इसी तरीके से आपने कभी देखा होगा कि आप जब किसी चीज सरफेस को टच करते हैं तो वहां पे आपको कुछ चार्जेस सा फील होता है, वो भी वही फिनोमेना है कि आपकी बॉडी पर जो चार्जेस हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं एक साइड, पॉजिटिव शिफ्ट, ओवरऑल बॉडी एक तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, एक साइड पॉजिटिव शिफ्ट हो गया। जो कोई सरफेस चार्ज होता है तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली चार्ज फील होने लगते हैं, या आप कब किसी सब्सटेंस को टच करते हैं, जब आप कभी व्हीकल से जा रहे हैं तो आप टच करते हैं तो आपको एकदम शॉक लगता है ना, कभी दरवाजा खोलते हैं तो शॉक लगता है, तो वो ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ चार्ज डेवलप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी वजह से फील होता है आपको। तो ये सब जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आता है। अब हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जब वो मूव कर रहे होते हैं तब हम जो करते हैं। बेसिकली ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फिनोमेना है ये हाई क्लासेस में पढ़ते हैं, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ है, तो हम वही देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और वो घूमते रहते हैं उसी जगह, तो कुछ इस तरीके से मैं कुछ ऐसे, है ना, अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, क्योंकि बैटरी उन्हें एक फोर्स देती है, वो एक डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर देती है, एक पोटेंशियल डेवलप कर देती है। पोटेंशियल क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई कंडक्टर होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो वाइब्रेट करते रहेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, तो ओवरऑल उसके अंदर कोई करंट नहीं होता, वो नॉर्मल पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर वाइब्रेशन करने की वजह से वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। अब ये करंट देखते हैं सबसे पहले कि करंट क्या होता है। आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर अगर आप दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर आपका ए है और एक बी है, आप इन दोनों में वाटर फिल कर दीजिए। एक में थोड़ा लेवल आप हायर रखिए, है ना, उसको फिल कर दीजिए, दूसरे वाले में आप थोड़ा कम रखिए। आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वाटर जो है मूव करने लग जाता है ना। कनेक्ट जैसे आप कनेक्ट करेंगे दोनों को ओपन कर देंगे तो करंट वाटर जो है वो आपका एक कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ मूव करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी नहीं हो जाती, है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, है ना। इसमें प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वाटर ज्यादा है, लेवल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है इस वाले कंटेनर में। इसमें लो है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा है ना वाटर, इस तरीके से। वहीं पर आप एयर के केस में देख सकते हैं, तो ये जो फ्लोइंग है वाटर का, इसको हम बोलते हैं वाटर करंट, है ना। जो फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट हो रहा है। इसी तरीके से आप एयर के केस में देख सकते हैं कि जो हाई प्रेशर होता है वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हवा क्यों मूव करती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इसी वजह से एयर ब्लो करती है। अगर सब जगह इक्वल प्रेशर हो जाए तो हवा नहीं चलेगी, फिर ये मूव नहीं करेगी। ये डिफरेंस इन द प्रेशर होता है। तो यहाँ देखो हाई प्रेशर है और जैसे यहाँ पर लो प्रेशर है तो ये एयर कहां से कहां तक मूव करने लगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए ये जो करंट डेवलप हुआ ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, तो ये हुआ एयर करंट। एयर की वजह से एयर करंट, वाटर की वजह से वाटर करंट। इसी तरीके से आपका जो चार्ज की वजह से भी डिफरेंस होता है ना। देखो यहाँ पर हाई वोल्ट चार्ज है या लो चार्ज है, जहां नेगेटिव चार्ज या आप कह सकते हैं चार्ज का डिफरेंस, अब पॉजिटिव तो मूव नहीं करेगा, नेगेटिव करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो अब ये चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां से जहां चार्ज कम होगा उधर की तरफ मूव करेगा, सेम उसी तरीके से। इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, चार्ज की वजह से करंट डेवलप हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रिक करंट। तो जो अभी कंडक्टर, इसको देख लेते हैं कंडक्टर क्या है। देखो कई टर्म आएंगे, एक कंडक्टर आएगा, एक आएगा इंसुलेटर आएगा, एक आपका आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको नाम से इंडिकेट कर रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कुछ ऐसा है ना। तो इसको भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th में बेसिकली आ जाता है, काफी डिटेल में है। तो फिलहाल के लिए हम जो टॉपिक है उस तक स्टिक रहने की कोशिश करते हैं, नहीं तो और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, है ना। किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, या हम सिंपल टर्म में कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कितनी तेजी से कितना चार्ज या कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये रेट कहलाता है कि कितना चार्ज कितने टाइम में, मतलब 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, कितने टाइम में, है ना। ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ देखो जैसे ही यहाँ पर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपनी पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह, कोई उनका डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, चारों तरफ सब एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे होता है ना कि म्यूजिक होता है, म्यूजिक किसे बोलते हैं, जब सारे सुर ताल एक ही डायरेक्शन में हो, अगर सारे के सारे कोई इधर गा रहा है कोई इधर गा रहा है तो वो क्या कहलाता है, शोर हो गया। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसका। एक्चुअली इनका भी वही है, चार्जेस अपनी अपनी धुन में गा रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो ये इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। लेकिन बैटरी क्या करता है, जैसे टीचर आ जाता है क्लास में तो बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तो सब एकदम शांत हो जाते हैं, सब जैसे टीचर बताता जाएगा वो वैसे ही करते जाएंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये बैटरी क्या है, एक टीचर की तरह काम कर रहा है, इसने एक उनका पोटेंशियल एक डेवलप किया, एक डायरेक्शन में किया, तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। अच्छा, अब देखो जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, कोई भी एक क्लोज पाथ बना ले, एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में फ्लो करे करंट, तो हम उसे सर्किट बोलते हैं, है ना। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, अगर पूरा क्लोज पाथ हो जाता है तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, इसके लिए क्योंकि देखो कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हें हमें एक डायरेक्शन देना है, तो कौन देगा, एक बैटरी देगी ना, बैटरी उसे प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी ने उन सब चार्जेस को एक डायरेक्शन में मूव कराया, लेकिन इनको हमें कनेक्ट करना है, तो हमें देखना है चार्जेस को कैसे है कि नहीं है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमें एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें पता लग जाएगी चार्ज मूव कर रहे हैं। तो हमने एक कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो हमने एक बल्ब ले लिया, एक सोर्स ले लिया, सोर्स के साथ हमने यूज करने के लिए बल्ब लगा दिया। इसके अलावा इसे ऑन करने के लिए हमने एक यहाँ पर स्विच लगा दिया, स्विच भी तो चाहिए ना, स्विच से हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो एक सोर्स बैटरी लगा दी, बैटरी एक बल्ब ले लिया, एक बल्ब हो गया, एक स्विच हो गया, तीनों मिला के एक सर्किट बना दिया। अब ये नहीं कि इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लगा सकते हैं, एक सिंपल सर्किट ये होता है, एक क्लोज पाथ हो जिसे हम चेक कर सकें। आगे चलते हैं, मटेरियल, मटेरियल को देखते हैं कि मटेरियल नेचर में किस किस तरीके के होते हैं। बेसिकली मटेरियल जो होते हैं वो 3 तरीके के हैं कैटेगरी वाइज, एक कंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर होते हैं, और एक इन दोनों के बीच के सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे थे ना, कंडक्टर का मतलब होता है कि अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देने वाला मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में, है ना। तो इस तरीके को मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। ऐसा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं मेटल, जितने भी मेटल हैं वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, है ना। अलॉय हो गए, अलॉय भी तो इंटरमिक्सिंग से बनते हैं इनके, इसलिए वो भी एक तरह से कंडक्टर का कंडक्टिंग मटेरियल है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, वो भी अंदर से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। तो ऐसे जो भी मटेरियल है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। जस्ट अपोजिट टू कंडक्टर इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर अपने अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होने देगा, वो मटेरियल जो अपने अंदर से किसी भी तरीके से चार्ज को फ्लो ना होने दे, हम उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट अपोजिट टू कंडक्टर नॉन मेटल्स, ऐसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। प्लास्टिक हो गई, है ना, प्लास्टिक भी तो नहीं फ्लो होने देती अपने अंदर से चार्ज को। रबर, ग्लास, इस तरह की मटेरियल जो अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे। ये देखो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता होगा, काफी सारे हाई जो वोल्ट
करंट जो फ्लो होता है ना, हाई केबल्स होते हैं, हाई करंट वाले केबल्स होते हैं, उनके अंदर आपने इस तरीके से देखे होंगे, ये हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, पिलर के पास लगा देते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक मैन अगर कभी चेक करते हैं उसको, तो उसमें उसमें करंट ना आए, है ना। पोल्स के आसपास भी ये देखे होंगे आपने, क्योंकि पोल्स में करंट आ सकता है, तो इसी वजह से ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है कि चार्ज करंट जो है वो वायर के थ्रू ही फ्लो करे। तो ये आपका मटेरियल हो गया। इसके अलावा हम थोड़े से ना इलेक्ट्रिक सिंबल्स देख लेते हैं कि अलग अलग मटेरियल के क्या क्या सिंबल्स होते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है सबसे पहला डायग्राम, ये क्या है, ये आप अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन किया हो, है ना, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे छोटे छोटे से। ये अलग अलग ओम की रेजिस्टेंस है, ओम इसकी यूनिट है, ये रेजिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन आप जो पढ़ोगे वहां पर इसका सिंबल आप जो बनाओगे वो कुछ ऐसा बनाओगे, है ना। ये रेजिस्टेंस होता है, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग क्वांटिटी के रेजिस्टेंस हैं। इसी तरीके से ये वोल्ट मीटर देखो ऐसा होता है, वोल्ट मीटर इसको आप बनाओगे तो इस तरीके से वी से रिप्रेजेंट करोगे, है ना, पी बना के सर्कल बना दो, ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। इस तरीके से अमीटर का सिंबल हो गया, अमीटर ए लिख दो, ये मीटर बन गया, मीटर का सिंबल हो गया। ये देखो बैटरी है ना। अच्छा एक चीज और, एक सिंबल और होता है ये वाला, आप ये देख लेना, कई जगह ना इस तरीके से एरो लगा रहता है कट बीच में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। अब ये कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने घर में जब एसी आप कंट्रोल करते हो ना, रिमोट से कंट्रोल कर देते हो ना, कि कभी टेम्परेचर कम ज्यादा, या फिर आपने कूलर में देखा होगा कि आप अलग अलग स्पीड कंट्रोल करते हो, या फैन में भी ऐसा होता है ना स्विच, आप गोल गोल उसे कंट्रोल करते हो। ये रेगुलेटर होते हैं, इससे आप क्या करते हो, अलग अलग और रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरिएट करते हो। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम फ्लो होगा, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये वही रियोस्टेट होता है, उसी को रियोस्टेट बोलते हैं, मतलब कंट्रोलिंग या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एरो बना देते हैं तो ये आपका रियोस्टेट बन जाता है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके एरो, ये भी वही है ना। इसके अलावा जब ये जो बैटरी है, इस बैटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डंडा बड़ा बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं। ये क्या करता है, ये बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को बनाते हैं, और नेगेटिव वाला जो होता है वो छोटा बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसे बनाते हैं। ये देख रहे हो, ये वाला, ये बड़ा वाला नेगेटिव। अब ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिंबल देख लेते हैं। अगर एक बैटरी, उसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो इसी तरीके से आप कनेक्ट करते चले आओ, है ना, इस तरीके से कंटिन्यूस, तो ये सारे सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है ना। पैरेलल में भी देखेंगे, पैरेलल में कुछ ऐसा हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन बैटरी का, इसके साथ आप एक और निकाल दो, तो ये पैरेलल में हो जाएगी इसके साथ, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। अगर एक और कनेक्ट करनी है पैरेलल में तो इसी के साथ एक और कनेक्ट कर दो, है ना, ये पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाते चले जाओ, ये सारे पैरेलल हो जाते हैं। अच्छा ये क्या, ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है, ये तो स्विच होता है फैन के, या उसके स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ करने वाले, तो ये वो स्विच है। अगर ये ऑन पोजीशन में है तो आप ऐसे बनाओगे, अगर ऑफ कंडीशन में बनाना है तो सेंटर में आप उसके क्या बना दो, एक डॉट बना दो, ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ ऑन, बस सिंपल स्विच का ऑप्शन होता है। अगर कोई दो वायर है आप ज्वाइन करते हो, आपने ज्वाइन किए होंगे, तो इस तरीके से जब आप दोनों के बीच में करेक्ट से ज्वाइन कर सकते हो, ये ज्वाइन का ऑप्शन होता है कि ज्वाइंट है इस जगह पे। अच्छा अगर ज्वाइंट नहीं बनाना चाहते हो, जैसे अगर एक वायर है आप क्रॉस कर रहे हो और बिना टच किए कर रहे हो, तो ऐसे करके आप क्रॉस कर सकते हो। ये क्रॉसिंग का साइन है कि वायर को क्रॉस कर रहे हो बिना ज्वाइन किए, और ज्वाइन करोगे तो आपको ये टच करना पड़ेगा। अच्छा बल्ब जो होता है, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये आपका बल्ब बन गया, सिंपल, है ना। ये रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी, मीटर वोल्ट, ये सारे कुछ सिंबल्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं चार्ज के ऊपर, अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, चार्ज को थोड़ा देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो चार्ज होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसमें कैलकुलेट करते हैं, कूलाम के अंदर कैलकुलेट करते हैं ना। कूलाम एक लेकिन बहुत बड़ी यूनिट है, मैं पहले आपको बोल रहा था कि कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। कूलाम आप ऐसे मान के चलो कि कंट्री है, कंट्री बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर लोग जो होते हैं
वो तो बहुत सारे रहते हैं, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, है ना। तो ऐसी तरीके से आप कूलाम एक कंट्री मान लो और इलेक्ट्रॉन एक एक एक, एक आप पीपल को मान सकते हो, एक इंडिविजुअल को मान सकते हो, है ना। तो मान लो कि ये कुछ कुछ मैं थोड़ी मेरी आर्ट ऐसी है, मैं रफली एक कंट्री का डायग्राम बनाता हूँ। पता नहीं बहुत बेकार बनाया, मैं इंडिया का मैं बना रहा था कुछ कुछ, आप एज्यूम कर लो कुछ ऐसे, है ना। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो। ये कूलाम है, एक कूलाम बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने सारे इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलाम को पकड़े रहते हैं। मतलब एक कूलाम इतना बड़ा है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबर याद रखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलाम को होल्ड करते हैं। ये तो गोवर्धन पर्वत से भी बड़ा हो गया है ना, कृष्ण भगवान ने उठाया था, तो बहुत बड़ा है। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि इतने इलेक्ट्रॉन पे एक कूलाम चार्ज है, तो एक आपके इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली इतने इलेक्ट्रॉन पे एक कूलाम है, तो आप इसे 1 कूलाम को डिवाइड कर दो कि इतने इलेक्ट्रॉन से 6 इंटू 10 पावर 18, है ना। इसे डिवाइड कर दो तो आपके ये चार्ज निकल के आ जाएगा कि कितना कूलाम चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो आपका जो आएगा, डिवाइड कर लो आप, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, इसलिए माइनस में आता है ना। माइनस में पावर, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस में प्लस में, तो ये माइनस इसीलिए है क्योंकि कूलाम बहुत बड़ा है। जब आप डिवाइड करोगे 1 को 6 इंटू 10 पावर 18 से, तो माइनस में पावर आएगी, है ना। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, ये आपको याद रखनी है वैल्यू, इतना सफिशियंट है आपकी क्लास के लिए। ये मेजरमेंट। अब देखो, चार्ज के बाद हम कह रहे थे कि जो चार्ज होते हैं, जब वो रेस्ट में होते हैं तो वो चार्ज होते हैं, जब वो मूव करने लगता है तो चार्ज क्या बन जाता है, करंट बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। चार्ज जब रुका है तो स्टैटिक चार्ज, जैसे मूव करने लग गया वो करंट में शिफ्ट हो गया। मूविंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब करंट को किस में नापते हैं, जैसे चार्ज को कूलाम में नाप लिया, करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, है ना। एम्पियर एक यूनिट है। तो अब जो करंट होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट को नाप सकते हैं। अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, देखो कुछ ऐसा डायग्राम है, ये अमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप करंट को नाप सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। इसको कैसे लगाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको आप सर्किट के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर दो सीरीज में। सीरीज में तो ऐसे होता है ना, डायरेक्ट आप कंटिन्यूस उसी के बीच में ब्रेक करो और उसके बीच में कनेक्ट कर दो, है ना। जैसे एक वायर है, सर्किट बना रखा है आपने, बीच में से कट किया और एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ये आपका अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और अगली बात आपको बताने की जरूरत है कि बहुत कम क्वांटिटी को भी मेजर कर लेता है ना। थोड़ा भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा और रीडिंग आपको दे देगा। इसके अंदर जैसे रीडिंग लिखी हुई है ना, छोटे छोटे से लाइन्स होती हैं, उनसे पता लग जाता है कि कितना करंट है। मिली एम्पियर जो होता है वो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। एम्पियर काफी बड़ी यूनिट होती है एम्पियर भी, तो मिली एम्पियर में नापते हैं। माइक्रो एम्पियर अगर बहुत करंट कम है तो, है ना। तो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर माइनस 6 होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6, 1 माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 होता है। तो इसी तरीके से माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देख लेते हैं एम्पियर के बारे में। ये यूनिट ऑफ करंट होती है और इसका जो नाम दिया था एम्पियर का, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री मारी एम्पियर, उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया था, है ना, एम्पियर को। एक डेफिनेशन होती है कि 1 एम्पियर हम किसे बोलते हैं, है ना। ये आती है, आपको याद रखनी है, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर क्या है कि आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में कितने हैं। मतलब 1, सपोज करो आपके 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं कितनी देर में, 1 सेकेंड के अंदर, तो आपका ये 1 एम्पियर हो गया।
मतलब जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उतना ही टाइम लग रहा है, तो वो 1 एम्पियर आ जाएगा। जैसे सपोज कर, कैसे, देखो मैंने आप ले लिया 10 कूलम ले लिया है ना, और 10 सेकेंड ही ले लिया। एक चीज इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये यूनिट है वो आपको ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग लेना है। ऐसा यूनिट मतलब ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है इंटरनेशनल, कि सभी जगह एक ही यूनिट ली जाए, ताकि ये कंट्री के बीच में एक कनेक्शन बन जाए कि भाई सेम यूनिट आप ले रहे हो, कहीं और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, लेकिन एक ही बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए एक ऐसा ही सिस्टम बना दिया गया है। इसमें जो आपका मास होता है उसको केजी में लेते हैं, है ना, मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, और आपकी जो लेंथ होती है वो आपकी मीटर में चलती है, सब जगह मीटर में लेते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसी तरीके से आपकी जो टाइम होता है उसको सेकंड में लिया जाता है। कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको यही ध्यान रखना है, मास को केजी में लेना है, लेंथ को मीटर में लेना है, आपको टाइम को सेकंड में लेना है, कभी भी मिनट में, आवर में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये ऐसे सिस्टम है। इस तरीके से आपका जो करंट होता है उसको हम एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में नहीं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन हमें ऐसे सिस्टम में एम्पियर में ही लेना होता है, आपको एम्पियर में ही लेना है। इसी तरह से जो जो चार्ज होता है वो भी हम कूलाम में लेते हैं, है ना। अभी तो आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है इसको, या आगे क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ देखो एम्पियर, कूलाम है, कूलाम 10 कूलाम में लिया, टाइम हम सेकंड में ही लेंगे, जब मिनट में दे रखा हो तब भी हम उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 एम्पियर मतलब 10 कूलाम इन 10 सेकंड, ये भी 1 एम्पियर हो गया। आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हो, 100 कूलाम लिया, 100 सेकंड लिया, तभी तो ये 1 कूलाम ही हुआ ना, सॉरी 1 एम्पियर हुआ ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी आप क्वांटिटी चार्ज की ले रहे हो उतना ही आप टाइम लोगे इन मैग्नीट्यूड, तो आपका 1 एम्पियर वो हो जाएगा। सिंपल टर्म में ये बोल सकता हूँ, आपको अगर सिंपल कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल वन डेफिनेशन में ऐसे बोल सकते हो, फ्लो ऑफ 1 कूलाम इन 1 सेकेंड, ये आपकी डेफिनेशन होगी, इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि करंट है 0.5 एम्पियर, उसको आप किसी फिलामेंट, मतलब ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल ये था ना, इस बल्ब से आप फ्लो करा रहे हैं, कितना एम्पियर, 0.5 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन आपको यूनिट का ध्यान रखना है ना। करंट को आप एम्पियर में ले रहे हो, ठीक है, लेकिन टाइम आप सेकंड में लेना पड़ेगा, मिनट में यहाँ पर। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज आप किस में निकालोगे, कूलाम में, तो आपको चार्ज निकालना है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, आपको ये पहला फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर का, तो आपको ध्यान रखना है Q इक्वल टू आई टी, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम। तो आप सिंपल टाइम को सेकंड में ले लो, और करंट तो आप एम्पियर में दे ही रखा है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, रखिए, तो आपका 300 कूलम आ जाएगा। इस तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। हम ऐसे डिटेल में एक चैप्टर लास्ट में क्लास लेंगे, जैसे पहले जो सेक्शन रहेगा उसमें कुछ चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स का आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको थोड़े थ्योरेटिकल सेक्शन को देख लेते हैं, फिर सेकंड वाले में देखेंगे थोड़ा सा जो भी रह जाएगा, देन फाइनल हम न्यूमेरिकल एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए एक न्यूमेरिकल लिया है, यहाँ पर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी भी। यहाँ पर आपका फॉर्मूला चार्ज के लिए यही रहने वाला है, Q इक्वल टू आई टी, करंट इंटू टाइम। अच्छा, अब चार्ज आपका चार्ज हो गया, करंट हो गया, है ना। अब आता है मेन अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रेशर के डिफरेंस से करंट फ्लो होता है ना, करंट डेवलप होता है, जैसे वाटर करंट, एयर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रहा था। इसी तरीके से हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, लेकिन ये बात हमें आज पता है, लेकिन जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनको ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं तो इसलिए उन्होंने जो डायरेक्शन लिया था करंट का, हमेशा आपने देखा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो दिखाते हैं, है ना। जब कभी आप बैटरी बनाते हो किसी सर्किट के अंदर, जैसे सपोज करो मैं बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये बड़ा वाला टर्मिनल है, ये छोटा वाला है ना, तो ये वाला बड़ा जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस तरीके से। अब जब भी आपने देखा होगा उसमें इस तरीके से जो आप करंट का जो डायग्राम का फ्लो दिखाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से दिखाते हैं ना, आपने ऐसे तो देखा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
तो एक्चुअल में आपको पता है कि ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करते, ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन हम उसे आज भी वही फॉलो कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन को हम लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, हम उस डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करते, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर एक जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये कॉपर वायर है, इसमें एक टर्मिनल है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो टर्मिनल नेगेटिव बन गया, जिधर नेगेटिव चार्ज कम है वो पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। तो ये जो डिफरेंस है ज्यादा नेगेटिव और कम नेगेटिव के बीच में, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और कम इलेक्ट्रॉन के बीच में, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतने कम इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस है, अगर दोनों जगह इक्वल हो गए तो नो डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे ये वाटर है, हाई है, हाई अमाउंट, यहाँ लो क्वांटिटी है, तो ये जो फ्लो कर रहे हैं, इसी तरीके से चार्ज भी फ्लो करते हैं, हायर इलेक्ट्रॉन टू लो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी, यही प्रेशर बनाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का प्रेशर डिफरेंस है, ये देखो, ये कुछ डायग्राम को देखो, से कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, हमेशा नेगेटिव, भाई इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है हम जानते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो भागेंगे, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। लेकिन हम लेते नहीं है, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव कभी भी मूव नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का हमें डायरेक्शन नहीं बनाना है, बनाते हम हमेशा पॉजिटिव का ही है, लेकिन हमें ये पता है ना, पता चल गया, नहीं पता चलता। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन डेवलप करता है, बैटरी करती है, ऐसा कोई सोर्स जो मार मार के इलेक्ट्रॉन को भागा है ना। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ घूमते हैं ना मैटर कंडक्टर के अंदर, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है। अब बैटरी क्या करता है, उनको मार मार के एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो बैटरी एक एक्सटर्नल सोर्स है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भगा देता है ना एक तरफ से दूसरी तरफ ज्यादा। तो एक जब तक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होगा, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक बैटरी एक सोर्स है जो क्रिएट करता है। अब बैटरी में ऐसा क्या है, बैटरी में भी तो भाई कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है उसके बैटरी के अंदर। आपने देखिए घर में जो बैटरी इन्वर्टर वाली रखी रहती है, आप जब कभी ओपन करोगे उसके अंदर पानी डालते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो उसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, उन प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के बीच में रिएक्शन चल रही होती है ना। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो उसके अंदर रिएक्शंस चल रही होती हैं, और रिएक्शंस वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और वही बैटरी जो है उसी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल V है ना, जैसे करंट का एम्पियर था, चार्ज का कूलाम था, है ना। तो इसी तरीके से C से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे सॉरी Q से रिप्रेजेंट करते थे कूलाम को, है ना। तो ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है कि आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन आप ऊपर रख दिए नीचे रख दिए तो ऊपर नीचे से आ जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको, बहुत हल्के होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg, कितना कम है। तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं, है ना। और इनका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि इनडायरेक्टली बेस्ड होते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करने हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर, अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो हमें क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे। तो आपको मैं बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूँ कि वन वर्ड आपको जो है वो बता के दे रहा हूँ, उसको आप अपने हिसाब से बड़ी भी कर सकते हो। मैं आपको मेन कंटेंट बता रहा हूँ, जो सीबीएसई के आंसर शीट होते हैं ना, उनमें यही वर्ड्स होते हैं जो आपको जरूर लिखने हैं। अगर ये आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब आप 1 कूलाम चार्ज, मैं 1 की बात कर लेता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेता, 1 कूलाम चार्ज को आप सॉरी
1 कूलम चार्ज के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। जैसे आप ये एक पोजीशन है, ये है बी पोजीशन, है ना। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप जरा ध्यान देना इसको। आप इस चार्ज को आप ए से बी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, है ना। 1 कूलम चार्ज है, आप इसे मूव करा के लेके जा रहे हो इस जगह से इस जगह तक, तो आपको कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना। फ्री में तो हो नहीं जाएगा, फ्री में तो थोड़ी चला जाएगा ये, तो आपको लेके जाना पड़ रहा है किसी भी तरीके से, बैटरी की हेल्प से, किसी भी तरीके से आपको वर्क तो करना पड़ रहा है। जो आपने वर्क किया, वर्क आप किस में करते हो, जूल में, तो आपने मान लो 1 जूल ही वर्क कर दिया इसे ले जाने में यहाँ से आते, तो जो इसका जो रेशियो होता है डेट इज कॉल्ड वोल्ट, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो आप रखो वर्क को ऊपर, कितना वर्क किया आपने, 1 जूल वर्क किया, किस पे, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, तो यही वोल्ट है। इसी को हम 1 वोल्ट बोलते हैं, इसी के रेशियो को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। मान लो इस डेफिनेशन को जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट में बनाया था, आप फिर बना दो। सर हम तो 10 जूल को लेके 10 जूल वर्क कर रहे हैं, करना पड़ रहा है हमें, और 10 कूलम को चार्ज लेके जा रहे हैं, तो तब भी तो 1 ही आना है, आ गया ना 1 वोल्ट। तो आप डेफिनेशन जितनी मर्जी बना सकते हो, आप रटो क्यों, है ना। एनसीईआरटी में तो लिखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ ये बात सही है, पर यूनिट चार्ज पे आप कितना कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 10 जूल वर्क कर रहे हो 10 कूलम चार्ज को ले जाने में, तब भी तो आपका 1 वोल्ट ही आ रहा है। तो आपकी ये डेफिनेशन ये भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप सिंपल टर्म में ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। इसको हम नापते किसमें, वोल्ट में। अब ये जो वोल्ट, एक साइंटिस्ट थे अलेसेंड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा देखा था, डिस्कवर किया था, इसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसको उनको ऑनर देने के लिए इस चीज जो वोल्ट है वो एक यूनिट बना दी गई, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क आप ऊपर रखेंगे और जितना चार्ज आप लेके जा रहे हो वो आप नीचे रखेंगे। इनका रेशियो कहलाता है आपका 1 वोल्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बोल सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी के लिए जब भी कोई डेफिनेशन बनाते हैं ना, हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, सबसे कम क्वांटिटी के लिए। इसलिए डेफिनेशन 1 वोल्ट या 1 एम्पियर या 1 कूलम इनकी पूछी जा सकती है, तो आपको ये ध्यान है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल लेते हैं वोल्टेज पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। देखो उन्होंने पूछा है कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, आपसे पूछा है कि आप भाई कितना काम करना पड़ रहा है आपको, कब, जब आप 2 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हो। उन्होंने 1 कूलम के लिए नहीं पूछा, आपको दीजिए हम तो 2 कूलम लेके जा रहे हैं, आप वर्क बताओ कितना करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो 3 चीजें हैं जो रिलेशन में है, V इक्वल टू W वर्क अपॉन, नीचे का रखते हो आप चार्ज, है ना, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों में से आपको 2 चीज तो गिवन होंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में। तो आप 2 को देख के आप आराम से निकाल सकते हो, तीसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दो। तो वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे वर्क पूछा है तो मैंने वर्क एक साइड ले लिया, चार्ज इनटू वोल्टेज कर दिया। यहाँ पे चार्ज कितना है आपको दे रखा है, कितना, 2 कूलम, 2 कूलम पुट कर दिया। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दिया, 24 जूल आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बट आपको ये न्यूमेरिकल याद होना चाहिए। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब वोल्टेज कैसे नापते हैं, जैसे करंट नापते थे हम मीटर से, वैसे वोल्ट हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। आपने देखा होगा कि घर में कभी बैटरी खराब हो जाती है ना, इन्वर्टर दिक्कत करने लग गया, बैटरी में दिक्कत है, तो आप किसी उसको बुलाते हो ना, बाहर से मैकेनिक आता है, तो वो क्या करता है, वो आके आपका चेक करने लगता है, किसको, बैटरी को। तो उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये 2 टर्मिनल होते हैं और वो कनेक्ट करता है। जब वो कनेक्ट करता है ना, तो देखो जब कभी भी सर्किट के ब्रेक करने के बाद बीच में लगाते हैं तो वो सीरीज होता है, लेकिन यहाँ पर वो कैसे लगा रहा है, वो लगा रहा है एक यहाँ से कनेक्ट कर रहा है टर्मिनल, एक यहाँ से टर्मिनल कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे उसे रीडिंग मिल रही है इसके बीच में, है ना। तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, वो इसे ब्रेक नहीं कर रहा। अगर वो ऐसे करता है इसको, अगर वो इस तरीके से कनेक्ट करे, बीच से ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद वो कनेक्ट करे, है ना, कुछ ऐसे कनेक्ट करे, तो आप बोलोगे ये सीरीज है ना, बीच से डायरेक्ट कनेक्शन कर, ऐसे इस तरीके से करे, तब ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। अब आप सोचो कि इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा, कि यहां से भी तो डायरेक्ट रास्ता था ही, उसने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये पैरेलल कनेक्शन है ना, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है।
और हम कभी भी सीरीज में वोल्टेज को नहीं लगाते, वोल्ट मीटर को नहीं लगाते, हम हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये उनका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है, उसमें एक रीडिंग आ जाती है, उनसे पता लग जाता है कि कितना वोल्टेज है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज है कि नहीं, तो फिर वो उससे डिसाइड करता है कि बैटरी आपकी ठीक है या नहीं। ठीक है ना। तो ये वोल्ट मीटर है और इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या करता है, वोल्टेज को नापता है ना, रीडिंग आती है उसी से पता लग जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वोल्टेज। अच्छा, इसी पे आप न्यूमेरिकल ले लो एक, अगर 6 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी है और स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो आपको कितनी एनर्जी मतलब आपको देनी पड़ेगी पर कूलाम, ईच कूलाम 6 वोल्ट की बैटरी से। तो आपको पता है वर्क इज एनर्जी, वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। अगर आपसे वो एनर्जी पूछे तब भी वर्क है और वर्क पूछे तो भी वो एनर्जी ही है, दोनों सेम ही है। और आपको पता है कि क्या क्या आपको गिवन है, हमेशा वो लिख लो जो गिवन है। न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा जो चीज आपको गिवन है वो लिख लो और उसके बीच कनेक्शन ढूंढो कि कौन सा फॉर्मूला है। तो 2-3 तो फॉर्मूले हैं आपके पूरे चैप्टर में, तो बस आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ऐसा कौन से फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले एक साइड में लिख लो, है ना। Q इक्वल टू आई टी है, या आपका W इक्वल टू क्यू भी है ना। तो जो भी आपका फॉर्मूला है वो आप लिख लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको चार्ज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वर्क पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी इज वर्क, तो आप Q इंटू वी कर दो, है ना। और आपको बताया था MST मतलब आपको ऐसा यूनिट वाला सिस्टम फॉलो करना है, तो वही यूनिट आप लिखेंगे जो आपको गिवन है। अगर आपको टाइम जैसे मिनट में दे रखा था, आवर में दे रखा है, आप उसे इंटर कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो फाइनल जो चीज आती है वो ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एक्चुअली ओम्स ने ये रिलेशनशिप स्टडी की थी वोल्टेज और करंट के बीच में। जैसे वोल्टेज आपको समझ आ गई, करंट आ गया, इन दोनों के बीच में जब उनको समझ आ गया उन साइंटिस्ट को, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा। क्या देखा कि अगर करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज डेवलप हो जाता है, मतलब उतना उसी हिसाब से वो बढ़ता है, और अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बीच में एक डायरेक्टली रिलेशन था, है ना। ये रिलेशन था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो उन्होंने ये देखा कि V और I का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। V और V बाय I का जो रेशियो है किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए, एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, एक कोई कंडक्टर ले लिया, उसके लिए देखा कि V बाय I का रेशियो, V बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है ना, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि टेम्परेचर हमेशा एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी कंडक्टर पे, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो आप जो रीडिंग आएगी ना वो आपकी टेम्परेचर वेरिएट नहीं होना चाहिए। पता चला आप 25 पे कर रहे हो 32 पहुंच गया, तो आपकी रीडिंग अलग आएगी, VY जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही लेना है और उसी पे चेक करना है। तो VY का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आ रहा था एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, है ना। तो यही ओम्स लॉ कहलाता है। तो जब भी कांस्टेंट को डायरेक्टली पोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वही कांस्टेंट इस रेजिस्टेंस था, उसी को रेजिस्टेंस बोला गया। तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आपका वहीं से आया। ठीक है ना। और डिटेल में देखते हैं, अभी नहीं समझ आया तो और आ जाएगा। देखो ये कोई नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर आप बहुत फैमिलियर होंगे, ये फ्यूज वायर भी कहलाता है ना। फ्यूज वायर बहुत पतला सा फ्यूज में लगाया जाता है ना, जब आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको बचा देता है। तो ये अलॉय है एक तरह से। तो क्या करते हैं, जब इन्होंने स्टडी किया कि इसकी जो वोल्टेज थे वेरिएट कर रहे थे, तो इसका करंट भी देखो वेरिएट हो रहा था, लेकिन इसका जो वेरिएट जो हो रहा था वो एक रेशियो में हो रहा था, V/I, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला वाला केस ले लेता हूं मैं। पहला जो वोल्टेज है 3 है और रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी करंट कितना है 0.4 है। अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 0 हटा के 30/4 और 2 2 जा 4 15, और ये आपका आ जाएगा 7.5, है ना। 7.5 आ रहा है ना। आप सेकंड केस में ले लो VY का, तो ये आपका आ जाएगा 6/0.8। आप डिवाइड करके देख लो, 60/8, 2 4 8, 30/4, 15/2,
ये भी आपका 7.5 आ गया है ना। इस तरीके से आप थर्ड क्वांटिटी में देख लो वी बाई आई, ये भी आपका कितना आ रहा है 9। देखो ऊपर वी रखना है, ऐसा मत कर देना आई रख दो, फिर कहोगे सर ये तो गलत आ रहा है। 9/1.2 आप इसे रख दो, 90/12 अब से 12 डिवाइड करो तो ये भी आपका 7.5 ही आने वाला है ना। डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 9 और 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 15/2 7.5 है ना। तीनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आप कोई भी रीडिंग ले लो, कहीं भी ले लो, आपको यही आने वाला है। तो इसका मतलब v और i के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये जो होता है ये कहलाते हैं ओहमिक, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले हैं। ऐसे भी आपको कुछ मटेरियल मिलेंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, है ना, इंसुलेटर या कुछ सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओमिक जो होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो वी बाई आई का रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा था, इसी को उन्होंने रेजिस्टेंस नाम दिया था। ठीक है ना, आपको रेजिस्टेंस समझ आ गया। अब ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है, देखो इस डायग्राम को देखो, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये होता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है उसको रोकने वाले फैक्टर्स, जो करंट को रोक रहे हैं, उनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। करंट जैसे फ्लो कर रहा है, फुल फ्लो में है, उसको रोकने वाले कुछ फैक्टर्स होंगे। जैसे आप दौड़ रहे हो, कुछ रोक पकड़ने वाले लोग हैं, है ना। तो वो उसी तरीके से है, ये करंट है, फ्लो कर रहा है, और उसको जो रोकने वाले फैक्टर हैं वो है रेजिस्टेंस। ये देखो इस तरीके से होते हैं। आप अगर कोई भी पुराना जो डिवाइस हो, कोई नया मत खोलने बैठ जाना, कोई पुराना डिवाइस हो जो खराब हो चुका हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कुछ खोलोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे से, ये रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। या फिर घर में कोई रेगुलेटर खराब हो गया, आप उसे ओपन करके देखो तो आपको उसके अंदर भी नजर आएंगे, ये वही रेजिस्टेंस होते हैं। इसका जो यूनिट होती है वो ओम होती है रेजिस्टेंस की, और इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, ओम, है ना, ये ओम का सिंबल है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि रेजिस्टेंस। अच्छा, इंसुलेटर में तो भाई पास ही नहीं होगा करंट, पास नहीं होगा तो उसका तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हुआ, है ना। जब करंट पास ही नहीं हो रहा तो उसका तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई होगा, तो उसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो सकता है। अच्छा, जैसे 1 एम्पियर, 1 कूलाम, है ना, ये सब 1 वोल्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे 1 ओम भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, डेफिनेशन आ सकती है V = IR। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर बना लेता हूं मैं, ये कोई कंडक्टर है और एक एंड ये है और एक एंड ये है, इसके बीच में, दो एंड के बीच में कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हो ना, जो चार्ज का जो डिफरेंस है दोनों एंड के बीच में वो 1 वोल्ट है। और करंट जो है इसके बीच में कितना है, 1 एम्पियर है। करंट कितना है इसके बीच में, 1 एम्पियर है। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वही तो करंट होता है, तो 1 एम्पियर जो है वो करंट है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R इक्वल टू जो होता है, R इक्वल टू होता है, वो होता है आपका V/I। क्या होता है, V/I, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, जैसे V आपका 1 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस भी आपका, सॉरी करंट भी आपका 1 एम्पियर हो गया, तो रेशियो तो आपका 1 ही आ रहा है ना। तो हम तब रेजिस्टेंस 1 बोलते हैं जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के लिए 1 वोल्ट हो और करंट उससे 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, तो जो रेशियो होगा उसका वो 1 ओम आएगा, तो डेट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन, ये आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, कि अगर ये कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर आपको चेक करना चाह रहे हो अलग अलग कंपोनेंट के लिए या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए या अलग अलग डिवाइस के लिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, अलग अलग रीडिंग लेने के लिए, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको और एक अमीटर लगा दो। अमीटर तो आपको पता है ना, सीरीज में लगाते हैं, तो ऐसे बीच में कनेक्ट कर दो। वैसे तो आपके स्कूल का एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में कराना चाहिए। तो एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक अमीटर इस तरीके से एक डिवाइस लगा दिया, रीडिंग देता है सिंपली और कुछ नहीं, इस तरीके से ही होता है। और एक ये बल्ब कनेक्ट कर दिया आपने, और एक ये स्विच है। स्विच आप मार्केट में देखोगे ये इस तरीके नहीं होता, आपके जो घर में देखोगे ना व्हाइट स्विच होते हैं, वो आपने कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ऑन करो, ये इसलिए लगाया था कि आप बीच में से ऑन ऑफ कर सको, है ना। तो आपने जैसे कनेक्ट किया, अब एक बार आपने बल्ब लगा दिया, है ना, एक बार आपने नाइक्रोम वायर लगा दिया,
ए, मैं बी, इस तरीके से नाम दे देता हूँ, ये नाइक्रोम वायर हो गया। तीसरी बार आपने क्या लगा दिया, कुछ और चीज लगा दिया, कोई वल्व वल्व तो आप लगा चुके हो अलग वॉट का, है ना। एक जो टॉर्च वाला वल्व है, एक आपने जो बड़ा वाला वल्व लगा दिया 10 वॉट का, 20 वॉट का। आप अलग अलग रीडिंग लो, आपको रीडिंग हर बार अलग मिलेगी, सेम रीडिंग नहीं मिलने वाली, अलग अलग रीडिंग मिलेगी। तो ये एक्टिविटी में यही है कि अलग अलग रीडिंग क्यों मिल रही है ना भाई। रीडिंग अलग अलग आ रही है ना, अलग अलग आप डिवाइस लगाओगे तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स तो उसको ज्यादा रजिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे, कुछ कम रोकेंगे, कुछ आसानी से पास होने देंगे। तो ये क्वालिटी जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अलग अलग क्वालिटी होगी ना मटेरियल की, किसी में ज्यादा रीडिंग, अगर सेम रीडिंग आती, अगर वो आसानी से सबको एक ही तरीके से फ्लो होने देते तो एक ही रीडिंग आनी चाहिए थी, लेकिन रीडिंग तो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब कुछ मटेरियल तो बहुत तेजी से फ्लो होने दे रहे हैं, कुछ नहीं होने दे रहे हैं, या कुछ आसानी से नहीं होने दे रहे हैं। तो ये कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि कोई कंडक्टर है तो आसानी से हर चीज को फ्लो होने देगा, भाई कंडक्टर भी तो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, कुछ अच्छे कंडक्टर भी होंगे, कुछ बेकार भी कंडक्टर होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उसको रेजिस्टेंस की वजह से ही रुकता है। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, है ना। ये पीछे वाले डायग्राम में देखा था ना कि जो है करंट को फ्लो ही नहीं होने दे रहा था, ये रेजिस्टेंस बैठा है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस, तो वो अलग अलग मटेरियल को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे अकॉर्डिंग टू अपनी कैपेसिटी के। तो जो लो रेजिस्टेंस जिनका होगा वो अच्छे कंडक्टर कहलाएंगे, ज्यादा आसानी से पास होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। और जिनके कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा वो पुअर कंडक्टर कहलाएंगे। या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो, इतना ज्यादा हो कि वो फ्लो ही ना होने दे, तो हम इसे इंसुलेटर बोल देंगे। इंसुलेटर तो वही मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से पास ही ना हो, है ना। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी से हम डिवाइड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा बेकार कंडक्टर है, और कौन सा इनमें से बिल्कुल इंसुलेटर है, इस तरीके से। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। भाई रेजिस्टेंस है, अब हर मटेरियल का अलग अलग है, तो ऐसा क्यों है, कौन कौन से फैक्टर हैं ये भी देख लेते हैं। देखो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। एक तो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपने कंडक्टर कितना लंबा लिया है, एक छोटा कंडक्टर लिया है और एक बड़ा लिया है, तो भाई जिस जो बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगा, जो छोटा है उसका कम होगा। इस लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे आपका उसका एरिया कितना है, पतला है, मोटा है, मतलब कितना एरिया ज्यादा है। जैसे ये है पेन है, इसका पेन का एरिया, अब मोटा वाला पेन ले लूंगा तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ज्यादा लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया उसका बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल होता है कि वो कौन सी टाइप की मटेरियल से बना हुआ है ना। तो इस पे 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इन दोनों को जब हम एक फॉर्मूले में लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टिविटी, है ना। तो आप देखो एक मटेरियल की रजिस्टिविटी एक ही होगी। रजिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ के किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है ना, वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर आप निकाल दो, एक आप मान के चलते हैं आइडल का एक ही टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी तो भाई एक मटेरियल के लिए एक ही रहने वाली है, अलग अलग नहीं होगी। वो नेचर ऑफ मटेरियल कहलाता है। एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, देखो ये कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है आप आराम से पहचान लोगे, 10⁻⁸ में चल रही है। देखो 10⁻⁸, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। वाइल आप अलॉयज की भी देखोगे तो भी वो ऑलमोस्ट -6 में है। ये -8 में चल रहे थे, ये 10⁻⁸ में चल रहे थे, ये 10⁻⁻6 में है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इंसुलेटर को देखो, इंसुलेटर तो 10⁻10 टू 10⁻14
10 की पावर 14 में चल रहे हैं, मतलब ये माइनस में चल रहे थे, ये तो प्लस में चल रहे हैं। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है, उनकी रेजिस्टिविटी देख के, है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी से हम मटेरियल का पता लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कहीं पर कमी रह गई है या कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसमें लेके आऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, इस वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है और जो आने वाली वीडियो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके और आप आगे की क्लासेस को कैरी कर सकें, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।